अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां आलमी जंग की आग के शोले बराह रास्त अवाम की जेब तक पहुंचते दिखाई देते हैं। मशरिक़ वस्ता में बारूद की बू उठती तो इसकी तपिश यहाँ ईंधन के निर्खों में महसूस होने लगी है। आलमी मंडी में तेल की लहरें तेज हुई हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक नए रिकॉर्ड की दहलीज पार कर चुकी है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया है और अब पेट्रोल 321 रुपये से भी ऊपर जा पहुंचा है। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि इस मईशत के माथे पर उभरती हुई वो शिकन है जो हर शहरी के रोजमर्रा सफर, कारोबार और जिंदगी के खर्च को मुतासिर करती है। एक तरफ हुकूमत इसे आलमी हालात की मजबूरी करार देती है तो दूसरी जानिब ओपोजिशन और कारोबारी हल्के सवाल उठाते हैं कि अगर आलमी मंडी में कीमतें मजीद बढ़ गईं तो क्या पेट्रोल वाकई 500 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचेगा। उधर पेट्रोल पंप्स पर कल रश जारी था, खदशात हैं, वजाहतें हैं और कहीं कहीं गुस्से की चिंगारियां भी दिखाई देती हैं। आलमी जंग के साए, मौजी फैसलों की गूंज और अवामी बेचैनी के इस मंजरनामे में असल सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक वक्ती तूफान है या मईशत के उफक पर आने वाले किसी बड़े बहरान की पहली आहट। यही होगा आज के प्रोग्राम का आगाज और आज की गुफ्तगू का मरकजी सवाल। ईरान इसराइल की जंग की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत का सामना ना होने के बावजूद एक बहुत बड़े बहरान जो है उसके आने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से जो पेट्रोल 266 और डीजल 281 रुपये फी लीटर मिल रहा था वो अब 55 रुपये के खूबसूरत इजाफे के बाद 321 और 336 रुपये करने से बहरान पर फौरी काबू पा लिया गया है। इसे कहते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट पॉलिसीज और इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस और बिलाखिर कीमतें बढ़ाकर इस बहरान पर काबू पा लिया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे दुनिया के उफक पर एक और तूफानी रात गुजरी है जहां धमाकों की गूंज ने मशरिक़ वस्ता के आसमान को जंग के सुर्ख बादलों से ढांप दिया। तेहरान से तल अवीव तक फिजा ऐसे दहक रही है जैसे शोलों की कोई खामोश जुबान जमीन से आसमान तक फैल गई हो। इसराइली लड़ाका तैयारों की गरज ने ईरानी सरजमीन को हिलाकर रख दिया है तो जवाब में ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इसराइल के शहरों को सायरन की चीखों में डुबो दिया है। एक तरफ पनाहगाहों में सिमटे हुए लाखों इंसान हैं तो दूसरी जानिब वो शहर है जहां धुएं और मलबे के बीच जिंदगी सांस लेने की कोशिश कर रही है। लिबनान के मैदान हो या अस्फहान की गलियां, इस जंग की आग हर सामत अपने निशान छोड़ रही है। उधर सफारतकारी के ऐवानों में भी बेचैनी की हवा चल रही है। अरब लीग हंगामी मुशावरत की तैयारी करती है। आलमी मंडी में तेल की लहरें बेकाबू हो रही हैं और आपनाए हुर्मुज़ की बंद होती सांसें पूरी दुनिया की मईशत को मुस्तरब कर रही हैं। वाशिंगटन से सख्त पैगाम आते हैं, मासिक और खलीज की समत नजरें जमी हैं और ताकत की बसात पर नए मोहरे रखे जा रहे हैं। क्या ये आग मजीद फैलेगी या सफारतकारी की कोई बारिश इसे बुझा सकेगी। नाज़रीन, पेट्रोल के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो माजी में हम देखते हैं कि जो मौजूद मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के हवाले से क्या कहा था, पहले वो क्लिप एक देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। कि पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा किया, उसके साथ आपको बताएं कि स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे सगीर चौधरी साहब और किरण खान, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे सायरा बानो और डॉक्टर अली इमरान साहब। नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिजा की है, कहा तो ये जा रहा है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर जो वज़ीर आज़म होता है वो चोर होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 55 रुपये बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ देखें तो ऑटोमेटिकली तमाम तर चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें जो हैं अब वो आसमान को छूने लगेंगी। किस किस का जवाब दें, किस किस पे बात करें। हम पेट्रोल की बात करें, हम बिजली की बात करें, हम गैस की बात करें, हम अशय खुरनोश की बात करें, हम आम आदमी की बात करें, हम किस किस की बात करें। सगीर चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त चोर है कौन? क्योंकि अवाम जो हैं उनको तो सिर्फ एक दिलासा दिया जाता है, कहा जाता है हमें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है, हमारी रातों की नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं और ये एक बहुत मुश्किल फैसला है जो हमारी जानिब से किया जा रहा है, सो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्रोमाइज़ कौन करने को बोलता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, आपने क्लिप भी सुनवा दिया, आपने इंट्रो में आपने एक पूरा उसका जो है वो लुबे लुबाब भी बयान कर दिया। तो अब बताएं कि इस क्लिप सुनने के बाद कोई फैसला करना मुश्किल है कि चोर कौन है, चोर कौन है। और ये एक आप मुहावरा अक्सर सुनते होंगे कि चोर भी कहे चोर चोर, नकालों से होशियार रहें। तो यहाँ तो बात यही चल रही है, ये मिसाल तो यही फिट आ रही है कि आप देखें कि आपने ऐसी बारीक वारदात डाली पेट्रोल माफिया को
एक बेनिफिट देने के लिए माफिया पे, यहाँ पे तो हर किस्म के माफिया हैं, शुगर माफिया, आटा माफिया, और एक तरफ से फायदा देने की बातें होती है तो दूसरे अवाम के बारे में भी तो कोई सोचा जाए। अवाम के बारे में ये है कि ईरान में तो इजराइल बम मार रहा है ना, तो पेट्रोल की सूरत में अवाम पे बम मार दिया इन्होंने, ये फायदा किया इन्होंने। मतलब हमें दुश्मन की जरूरत ही नहीं। हमें जब इस तरह की गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम करेगी तो फिर दुश्मन की मेरा ख्याल है जरूरत बाकी रहती नहीं है। जब आपने किसी को ख़त्म करना हो तो वहाँ पे महंगाई का इतना तूफान खड़ा कर दो कि हर चीज़ एक्सेस से बाहर कर दो, तो आप खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। आप बताएं कि जो एनर्जी है वो बेसिक ज़रूरत है और एनर्जी पे ही हर चीज़ घूमती है। आपकी इंडस्ट्री सारी एनर्जी पे चलती है। बिजली और पेट्रोल की कीमतें अगर ज़्यादा होंगी, उसमें इतना बड़ा इजाफा होगा, तो आप मुझे बताएं कि फिर जो आम अशियाँ हैं वो क्या वो सस्ती हो जाएंगी? जो ट्रैवलिंग है वो सस्ती हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ती हो जाएगी, हर चीज़ पे इफेक्ट होगा। जब पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ती है और ख़ुसूसी तौर पर बिजली की कीमत भी बढ़ती है तो फिर हर चीज़ अफेक्ट करती है और आम आदमी इसमें पिसता है, बाइक वाला पिसता है। मैंने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का सर्वे किया तो वहाँ मैं उनको देख के हैरान हो गया और बड़ा परेशान भी हुआ कि पेट्रोल डलवाने के लिए जो सबसे ज़्यादा लंबी लाइनें थी वो मोटरसाइकिल्स वालों की थी, बाइक्स वालों की थी, और वो बेचारे रो रहे थे और वो बता भी नहीं सकते किसी को कि हमारे साथ क्या हुआ। अब वो क्या करेंगे? देखिए, आपने 55 रुपए को जस्टिफिकेशन है और इसका फ़ायदा कितना होगा? 70 अरब रुपए। आपने बैठे बैठे 70 अरब रुपए की एक बारीक वारदात डाल दी और आपने किससे पूछा, चेक एंड बैलेंस किया? आप कभी कहते हैं जी IMF ने हमें ये कहा था, कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। ये सारा और सारा माफिया को फ़ायदा देने के लिए है। आप मुझे इसका एहतसाब होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस पर भी एक जॉइंट सेशन बुला लेना चाहिए। क्यों नहीं इस पे जॉइंट सेशन बुलाते भाई? कि आप महंगाई किस तरह ऐसे कर सकते हैं? एक तरफ तो आप आवाम से की जेबों से तो पैसा खींच रहे हैं इस तरह एनर्जी की कीमत बढ़ाकर, और अपने अयाशियाँ और आपके जो अपने मामलात हैं वो उसी तरह से मौजूद हैं, उसी तरह से कायम हैं। आपने अपनी कौन सी कफायतशारी कर ली है बताएं मुझे? आप वहीं पर उसी तरह लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं। आपके पेट्रोल जो हैं, गाड़ियों की कॉन्वॉय चलते हैं, कितना पेट्रोल वहाँ पे चलता है आपको पता है? अंदाज़ा है कि लाखों करोड़ों रुपए जो है वो एक कॉन्वॉय पे खर्च आता है। और कैलकुलेशन करें आप, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा कभी कम हुआ है? प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा कभी कम हुआ है? इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आप गवर्नर हाउस चले जाएं, पंजाब की जो CM है वो उनके अखराजात आप देख लें कहाँ पर हैं। तो सिर्फ आवाम को ही इस पे जो है वो अफेक्ट होना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो माफिया है वो इस तरह से सर उठा रहा है। देखें, पहले तो हमारी जान नहीं छूट रही थी IPP से, बड़ी मुश्किल से चंद IPPs को इन्होंने बंद किया। और जो हमें देखें, ये दुनिया का कौन सा कानून है, ये कौन सा रूल है दुनिया का कि भाई आप कोई चीज़ दे नहीं रहे हमें लेकिन हमसे उसके पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल, ये कहीं किस जस्टिफिकेशन बनती है? ये किसी मुल्क में ऐसा होता है? किसी जंगल में भी मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता होगा। जो पाकिस्तान में राय था, और मैं तो कह रहा हूँ कई दहाइयों से राय है कि आप IPPs को पैसे दे जा रहे हैं कि जी हमारा उनसे मायदा हुआ। क्यों मायदा किया भाई आपने? जब वो आपको कोई चीज़ दे ही नहीं रहे, प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, कोई उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो आप क्यों पैसे दे रहे हैं उसको? क्यों पैसे दे रहे हैं? आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? आप कर्जे में डूबा मुल्क है, आप अपने कर्जे ले लेके तो आपको मुल्क चलाते हैं। आप जब आने वाला बजट है उस पर आपको लाले पड़े हुए हैं कि वो बजट कैसे मेंटेन करना है हमने। तो ये देखें, ये सारा आवाम की जेब पे बोझ पड़ेगा। अब 55 रुपए की जस्टिफिकेशन है, वैसे 55 रुपए नहीं है, 8 रुपए उससे 2 दिन पहले भी बढ़ा है। आप उसको भी साथ में लाएं, 63 रुपए हो गया। पेट्रोल और डीजल मान लिया 55 रुपए बढ़ा दिया, मट्टी का तेल 130 रुपए बढ़ा दिया, और आवाम का इस वक्त अगर ये कहा जाए कि उनका हाल जो है बहुत बुरा है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जंग शुरू होती है सायरा जी, उस वक्त कुछ भी नहीं ऐसा होता। कहा तो ये जाता है कि पेट्रोल जो है हमारे पास मौजूद है, सो ज़ख़ीरा हमारे पास इतना मौजूद है 28 दिन का। फिर हम देखते हैं कि एकदम से 8 रुपये कीमत बढ़ा दी जाती है, और फिर ये कह के कि 28 दिन का हमारे पास जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो मौजूद है, किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो, हम आवाम के साथ हैं, हमें आवाम का ख्याल है। फिर एकदम से रात, वो कहते हैं ना, आधी रात को 55 रुपये बढ़ा दिया जाता है, और वो भी रमज़ान में। और वो भी इससे पहले हमारे सामने जो वीडियोस आए हैं वो भी कि रमज़ान के महीने में जब पेट्रोल बढ़ता है तो मुझे एक आम आदमी का ख्याल उस सूरत में आता है कि उसकी ईद कैसे गुजरेगी, जो दिहाड़ीदार एक मजदूर है उसकी ईद कैसे गुजरेगी, उसका जो रमज़ान है, जो रोज़ा है, जो उसने इफ्तार करना है, वो कैसे गुजरेगा। क्या कहेंगी सायरा जी? पहले तो आप देखें, आई एम सॉरी, आप माजरत करें कि आपने शुरू में एक वीडियो चला के और वो गंदी चीखती
आवाज हमारे कानों तक पहुंचाई, जिससे मतलब ये कि मेरा जो ना वो मुतजलजल हो रहा था। हमने तो आईना दिखाया कि इससे पहले जो हुकूमतें वो ये कर चुकी हैं। ना इनको नहीं, आपने किसी खातून की आवाज वीडियो चलाई। जी बिल्कुल, कि वो ये जब वो अपोजिशन में थी तो बड़े बड़े दावे करती थी कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो अब आप वो चीजें कैसे कर सकती हैं? बोल सकती, मगर इस में वो एक आवाज अवाम के कानों तक ना पहुंचाती तो ज्यादा अच्छा होता। ये देखें, ये जो हुकूमत आई हुई, आप इसको हुकूमत कहती है? मुझे जो आपने जितने दावे बताए, जितने ये लोगों ने आके बोला, उससे पहले जो हमने इंपोर्ट किया हुआ एक वजीर खजाना, उन्होंने आके बताया कि जी ये सब र्यूमर्स है, हमारे पास 28 दिन का तेल मौजूद है। जिस वक्त हुकूमत अवाम के वोटों से ना आई हुई हो, उनको पता हो कि हमने सब कुछ खरीद लिया, और भले हमारा मीडिया हो, हमारी जजेस हो, तमाम लोगों को हमने मैनेज कर लिए, अवाम के साथ हमने ये कर लिए कि अवाम निकलेगी तो वो गोली खाएगी। यहाँ पर इन लोगों ने जीना दो बार कर दिया है। अभी जंग का यहाँ पर मैं कहती हूँ कि एक दफा इतनी ज्यादा बहस करने से बेहतर एक दफा ऐसे बम चला ले हमारे ऊपर, जो फिर कोई ढीठ हुआ बच गया तो आप उनकी हड्डियों को, उनकी मतलब वो कहते हैं कि रगों को निचोड़ लीजिएगा, बाकी हमारी जान बख्शी कर दें। आप कह रही है कि माफिया, मतलब माफिया इतना मजबूत है, माफिया में कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी बोलेगी? यहाँ पर जो ईरानी तेल डंप किया हुआ है, यहाँ पर हब चौकी से लेकर पूरे वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के एक आखिरी शहर तक इनका या इन लोगों ने 2 नंबर तेल बेचते रहे हैं। और उसके बाद जितने भी आप फ्लोर मिल देख लें, आप शुगर मिल देख लें, आप पेट्रोल पंप देख लें, और सब इन्हें शराफिया की तो है जो असेंबली में बैठे हुए। किस गरीब इंसान का पेट्रोल पंप है? अगर कोई कहे कि कोई गरीब सोचता है कि मैं पेट्रोल पंप लगाऊं, अभी तो सहाफियों को भी पेट्रोल पंप है, जजिस के पेट्रोल पंप है। तो इन्होंने रमजान में अवाम के साथ क्या किया है, मैं बस, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं बजाय उनको कहने के अपने आप को अवाम की नुमाइंदा कहती हूँ, तो हम सब हैं, वरना इन लोगों को गरेबान से पकड़कर इनके हवालों में से निकालते कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि जो एक गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के, अब तो 1 वक्त की रोटी को तरस गया, वो ये पेट्रोल, ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये पेट्रोल बढ़ेगा, इससे जो मंडी से सब्जियां आएंगी, जो माल आएगा, वो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। आपने आवाम के पैसे से, आपने वो क्या कहते हैं लग्जरी लाइफ आप गुजार रहे हैं, आपने भी ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियां ली, आपने ब्यूरोक्रेसी को पेट्रोल फ्री मिलता है, हम लोग कहाँ जाएं? तो इसलिए ना इनके बयान का जिक्र करा करें, ना इनकी शक्लें दिखाया करें, भूत लोगों की शक्लें जो यहाँ पर आके अवाम के ऊपर ये इस किस्म का बम गिराते हैं कि जंग वहां पर चल रही है, यहाँ पर पंगा आपने अपनी बॉर्डर पे किया हुआ है बम अवाम के ऊपर। इससे अच्छा तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर कोई बेस होती, उनका बम आके हमारे ऊपर गिरता तो मर जाते तो ज्यादा बेहतर होता, रोज रोज के मरने से बेहतर होता। इन लोगों ने वो ज़हनी बीमार कर दिया है लोगों ने। मैं आपको क्या मैं कहूँ मैं कि कोई अच्छे अल्फाज ना मेरी जुबान। छोटा सा पॉइंट बता दें कि क्या आप समझती हैं कि ये जो सरकारी पेट्रोल फ्री मिलता है, इनको ये बंद होना चाहिए इस दौरान? बिल्कुल बंद होना चाहिए, इनके हलक से निकलवाना चाहिए। और जिस 22वें ग्रेड को ऑफिसर को मोनेटाइजेशन के पैसे मिलते हैं वो भी वापस लेने चाहिए। आप पहले अपने ऊपर ये कड़ा वक्त गुजारे, बोले कि हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, अब ये अवाम कुर्बानी दे। इनको इनके अयाशियां नजर नहीं आती, इनको इनके 11-11 अरब की जोड़ी जहाज लेना नजर नहीं आते। इन्होंने ऐसा कर दिया कि पहले थोड़ा सा पर्दा था, पहले थोड़ी सी शर्म हया आती थी इनका नाम लेते हुए, लेकिन आज आप डेट लिख लीजिए, आज आप इस पेट्रोल के बाद डेट लिख लीजिए। मैं तो आपको सोचती, लेकिन अब आप देखिएगा कि ये बहुत फायरवाल लगा रहे थे ना, बहुत कोई ऐसी टूल्स आए तो उस तक पहुंच जाते थे। अब के बाद देखिएगा कि होगा क्या। इन्होंने जिस तरीके से लोगों की पुष्ट पनाही की है, आज एक आम बंदा, हम घर में महसूर होकर रह गया काशा जी। हम गांव नहीं जा सकते, लोगों के चेहरे देख नहीं सकते, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं सबकी मदद कर सकूं, इवन आपकी फैमिली में भी है, नहीं आप कर सकते। इनकी शक्लें चेहरे देखते हैं तो खून खोलते हैं। खुदा आप कहेंगे कि शायद मैं कितना फैला रही हूँ कि इनकी शक्ल से दिल करता है कि मैं बम बांध के इनके बीच में जाके फट जाऊं मैं, ताकि पीछे आने वाली नस्लों को सुकून मिले। ये वहां पर असेंबली में बैठ के इन लोगों ने आवाम के साथ ये किए हैं,
ये कल को कह रहे थे कि जहर पर कह रहे हैं सायरा जी, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि वजीर तवानाई जो है वो भी ये कह रहे हैं कि ये एक मुश्किल फैसला था, मगर ज़खायर जो है वो मुस्तहकम है। तुम लोग मुश्किल फैसला तो मर गए, कुर्सी छोड़ दे। ये जो अपनी तनख्वाहें बढ़ाई है, ये जो 2 सेनेट चेयरमैन और ये एक स्पीकर असेंबली 21 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाते हुए शर्म आई है। ये जो 5-5 लाख रुपए एमएलए की तनख्वाह बढ़ाती है, क्या करते हैं वहां पर? एक बिल पास होता है, बिल की अली फेरी पता होती। इनको यहाँ पर फंड, यहाँ पर आके आप हमारे सिंध में देखें, ये जो अरबों रुपए के फंड यहाँ पर आपने देखा होगा, जिस वक्त बलूचिस्तान जल रहा था तो बिलावल वहां पर बैठे हुए थे इनके साथ जोड़ के 9 अरब का मामला था। इनके पेट ही नहीं भरते। इनको खुदा की, आप ये फिर कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त मुल्क पे आता है, जब मुल्क जंगों में होते हैं, अवाम साथ, अशरफी आकर बताता है कि हम पाक अफवाज और अपने पाकिस्तान के साथ है। अशरफी साहब, बेटा आपके साथ हो तो हो, जिसका पेट उनके माल से भरा हुआ है। हमें तो अपनी बगा की जंग लड़नी है। मुझे तो ये देखना है कि मेरे पास अगले महीने पैसे हैं कि नहीं है, मैं तनख्वाहें दे सकती हूँ नहीं दे सकती। तो हमें प्लीज अब ये चूरन मत देना, ना मजहब का ना वतन की मोहब्बत का, कोई चूरन नहीं। इस वक्त हम यहाँ पर फंसे हुए इस मुल्क में और अपने वो कितने बका की जंग, अपने जीने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन काम करवा दें, ये ताकि ट्वीट करके बताते हैं। अब मैं क्या ऑनलाइन, ये ज़राअत कैसे ऑनलाइन करें? अभी फसल की यहाँ पर गंदम की कटाई ऊपर खड़ी हुई है, क्या करें हम? हमें तो इन्होंने मोहताज कर दिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हम तो मोहताज होकर रह गए हैं। डॉक्टर इमरान साहब, वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसला मगर ज़खायर जो है मुस्तहकम हैं। जिस तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें या जो पेट्रोलियम मस्तूआत है उनकी कीमतें बढ़ी हैं, उसी तेज़ी से ये कीमतें जो है, हालात जो है थोड़े से मुस्तहकम हो तो वो कम भी कर दी जाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सर आलमी मंडी में जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत पाकिस्तान जो है हम एडवांस चलते हैं, मतलब हम उनसे पहले भी अपनी कीमतें जो है बढ़ा देते हैं। अभी आलमी मंडी में इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान ने कीमतें बढ़ा दी हैं। रात के अंधेरे में 55 रुपए जो है वो पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाए गए हैं। क्या समझते हैं कि हुकूमत अवाम पर बोझ डालकर अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपा रही है, जबकि भारत और चीन में हम देख रहे हैं कि कीमतें हैं वो नहीं बढ़ाई गई और स्टिल अभी तक उनकी कीमतें जो है वो पेट्रोल और डीजल और जो पेट्रोलियम मस्तूआत है उनकी स्टिल वही हैं? क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, ये थोड़ा सा मैं पीछे से शुरू करूंगा अपने नाज़रीन को ये बात समझाने के लिए, ये आखिर ये लोग कौन हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये परवेज़ मलिक साहब जो तवानाई के वजीर हैं, ये है कौन? आप ये देखें ये शख्स कौन है जी। इनके चचा थे मलिक कयूम साहब जो हाई कोर्ट के जजेस थे और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फैसला देने के लिए शहबाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। पिछले 78 सालों में आपकी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने इन इलेक्टेबल्स और करप्ट खानदानों के अलावा किसी को इख्तिदार में नहीं आने दिया। पहले किसी का दादा वजीर था, फिर उसका बाप वजीर था, आज उसका बेटा वजीर है। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जिस तरह की ड्यूटी ये कर सकते हैं या जिस तरह की मफादात इनके उनके साथ है और जिस तरह उन्होंने इनको इतने तमाम अरसे में पाल पोस कर बड़ा किया और इनको मतलब इनको हर वो फैसिलिटी दी गई 2 नंबर तरीके से कि आज ये इतने ज़्यादा स्टैब्लिशमेंट के सामने नजरें उठाकर बात नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने खुद इस सिस्टम से ये करप्शन के बेनिफिशियरी हैं जी। एक्सक्यूज मी। आप देखें कि आज तक पिछले 78 सालों में अगर आप देखें, खास तौर पे ये जो पिछले 40 से 45 साल गुजरे हैं, ना तो आपकी किसी लेबर यूनियन, ना ही आपके किसी डिपार्टमेंट में कोई यूनियन बनी जाती है, ना आपके कॉलेज की यूनियंस काम करती हैं। क्यों कि वहाँ से और उसके साथ साथ आपके बल्दियाती इदारे जहाँ से नए लोग सिस्टम के अंदर इमर्ज होते हैं और वो आकर अब मेन स्ट्रीम में शामिल होते हैं, फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी सूबाई से कौमी और कौमी से फिर असम्बली से फिर वो वज़रा और सेंटर बनते हैं और फिर वो सिस्टम को चलाते हैं। लिहाजा एक बात तो ये समझ लें कि ये जो करप्ट आदमी है जिसकी बात वज़ीर तवानाई आपने की है, ये खुद तो कोई फैसला कर नहीं सकता और ये नवाज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी औकात क्या है आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। अब इन कीमतों को बढ़ाने में पीछे कौन लोग हैं, मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं और मैं नाम ले भी नहीं सकता क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बाकी तो लोग नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं नाम लूंगा तो शायद 1-2 दिन में आप अगले शो में शायद मुझे अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे। अब हम बात करते हैं
पेट्रोल की कीमतों की देखें, अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत वही 80 से 85 डॉलर पर बैरल चल रही है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा अजाब आज आ गया? ये तो जितना भी पेट्रोल आपने खरीदा ये तो पुरानी शिपमेंट्स हैं, बिल्कुल। नई शिपमेंट तो आपके पास आई नहीं जिसके ऊपर कीमतें बढ़नी है। पुरानी शिपमेंट जब आपने पुरानी कीमतों पर ली है तो आपको आवाम को भी उसी की कीमत पे पेट्रोल देना चाहिए जिस कीमत पे आपने खरीदा था। लेकिन इनके पास बेचने को और तो कुछ है नहीं। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ आप पर टैक्सेस लगाने हैं, लेवीज लगानी है और आपके खून को निचोड़ना है। और तो मुल्क में इंडस्ट्री तो है नहीं, मुल्क में सनत तो खत्म हो चुकी, मुल्क में प्रॉपर्टी तो खत्म हो चुकी, मुल्क में किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है। जो सियाने इनको लेकर आए थे आज वो खुद फंसे हुए हैं कि हमने किन लोगों को लाकर बिठा दिया। और आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनसे एक ही तकाजा करती है कि या तो वो हकीकी लीडरशिप को लेकर आए, हकीकी लोगों को लेकर आए जिनके पास आवाम का मैंडेट है, तो हम टैक्स देने के लिए तैयार है, हम कारोबार करने के लिए तैयार है, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन जब आवाम ने देखा कि ये चोर और इनके लाने वाले जिन्होंने इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया, तो आज पाकिस्तान की आवाम देखें कि किस तरीके से इस मुल्क से गए। पिछले 4 सालों में तकरीबन 80 लाख लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर निकल के, जिनमें स्किल्ड लोग थे, जिनमें आपका पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी आप सिर्फ ये इस पे रहिए कि आपना हुर्मुज़ की जो बंदिश है इसको एक बहाना बना के इजाफा सर किया गया है। क्या हुकूमत ने पहले से तैयारी नहीं की थी? हम देखते हैं कि चीन की बहुत ज़्यादा मिसालें तो हमें दी जाती है, लेकिन उनके पास 6 महीने का स्टॉक जो है वो मौजूद है। हमें भी ये कहा गया कि 28 दिन का हमारे पास भी स्टॉक जो है वो पेट्रोलियम मस्तूआत का मौजूद है, लेकिन उसके बाद ही एकदम से कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत ने पहले से तैयारी नहीं की है और आवाम को बहरान में झोंक दिया है। सर, इस पर बात कीजिएगा प्लीज। आकाशा, मुझे ये बताएं, आप किन लोगों की बात कर रही हैं जो प्लानिंग करेंगे? ये शॉर्ट टर्म सोचने वाले लोग, ये मरियम नवाज, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, क्या कोई विजनरी लोग हैं? आप मुझे बताएं, इनका कोई विजन है? ये 40 साल से मुसल्लत इस मुल्क पर बैठे हुए हैं और इन्होंने मुल्क को तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। जहां तक आप स्टोरेज की बात करती है, तो स्टोरेज मैंने बनानी थी, आपने बनानी थी। स्टोरेज के लिए, रिजर्व्स के लिए जो आपने स्पेस क्रिएट करना था वो किसने करना था? जो 78 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इनको चला रहे हैं, क्या उन्होंने ये सोचा था कि अगले 40 सालों में, 50 सालों में इस मुल्क की जरूरियात क्या होंगी? मशरूम ग्रोथ है, आपकी जो आबादी बढ़ने की रेशो है पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पर है कि जिस तरह हम मल्टीप्लाई लाइक रैट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान बनने के वक्त कितनी थी और 78 सालों में हम कहां तक पहुंच गए? क्या इनको पाकिस्तान की आवाम की एनर्जी की, खुराक की और उनकी आमदन की जरूरियात के बारे में मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन ये आपको इस चक्कर से बाहर निकलने ही नहीं देते कि आप इस चक्कर से बाहर निकलें और इस चक्कर से बाहर निकलकर अपने बारे में सोचें। देखिए, हमने एक बात तो बड़ी कंफर्म है कि ये जो मेरे एनालिसिस हैं कि ये लड़ाई बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। ये लड़ाई, लोग कहते हैं 15-20 दिन तक चलेगी, मैं नहीं समझता कि ये लड़ाई 15-20 दिन तक चल सकती है। इसलिए कि जीसीसी के जो ममालिक है, कल उनके वज़राए ख़ारजा ने अपनी एक मीटिंग बुला ली है, हंगामी मीटिंग, और उस मीटिंग में वो ये फैसला कर रहे हैं कि वो अमेरिका के अंदर उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने कहा या तो हम कम करेंगे और वहां से हम आप पैसे निकालेंगे, क्योंकि अब वो ये देख रहे हैं कि अगर अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उन्होंने अपने लिए फिर दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे। दूसरे रास्तों में चाइना और रशिया है। अब जब अमेरिका को ये कल उनकी मीटिंग के बाद थ्रेट जाएगा कि जो जीसीसी ममालिक हैं वो हमसे पीछे हटेंगे। सर, पाकिस्तान की क्या औकात है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हमारे पास ना कुछ देने के लिए, ना कुछ लेने के लिए, ना हमारे पास, मतलब बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। हम चाह रहे हैं कि अगले प्रोग्राम में आप हमारे साथ हों। सो आपका पॉइंट आ चुका है। किरण, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो रिजल्ट्स भी फ़ौरन हमारे सामने आते हैं। मतलब पेट्रोल पंप के जो ऑनर्स एसोसिएशन है उसने पेट्रोल बहरान की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि हम देखते रहे कि आज पूरा दिन अगर हम न्यूज़ भी सुनते रहे तो उसमें यह था कि लंबी लंबी कतारें हमें नजर आई हैं, अवाम जो है वो जलील होते, खार होते, वो भी हमें दिखे। और एक और जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो ये है कि गैलन में पेट्रोल देने से इनकार पर शहरी की फायरिंग से जो पंप मुलाजिम था वो जम बहक हो गया। मतलब ये वाली चीज़ें जो हैं अब हमारे सामने आ रही हैं। हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं या ये थोड़ी सी दिनों की बात है? अवाम जो है वो परेशान ना हो, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें, क्या कहेंगी?
शुक्रिया आकाशा। पहले तो हम बात करें तवानाई की जो मार्केट है, जंग से ज़्यादा नफसियाती जो रद्द-ए-अमल होता है वो इस चीज़ का होता है। हमें पहले ये देखना होगा कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास 28 दिनों का स्टॉक मौजूद है, जो कि हमने पुरानी जो रेट है उसके ऊपर लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमने एकदम से इजाफा किया। हालांकि बाहर के जिस मुल्क में जंग लगी हुई है, मैं उसकी आकाशा आपको एग्जांपल दूं तो कल मैं ईरानी जो जर्नलिस्ट हैं उनका इंटरव्यू पाकिस्तानी चैनल के ऊपर ही सुन रही थी। उन्होंने कहा कि अफ्तार से पहले मैं एज्यूम नहीं कर रहा था कि बाहर मार्केट से मुझे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं जब गया हूँ तो मुझे किसी एक चीज़ की शॉर्टेज ईरान के अंदर नहीं दिखाई दी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है हमारी प्लानिंग कहाँ पे है, या तो फिर हम चीज़ के मौके की तलाश में होते हैं कि कुछ भी कहीं पर हो तो उस चीज़ का फ़ायदा जो है गवर्नमेंट उठाए। आम आवाम का इसमें सारे में क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो गरीब है, वो आवाम है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, कि वो आपको हुकूमत समझती है और आप मतलब आपको अपना सब कुछ जान के आप पे ट्रस्ट करती है और आपको आवाम जो है वो असम्बलीज में भेजती है, आपको मुंतखब करती है। वो सोचती है, वो समझती है कि शायद आप उसके हक के लिए आके कुछ बेहतरी कर दें, आप उसके बेहतर रोजगार के लिए कुछ कर दें, आप एजुकेशन के लिए कुछ कर दें, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना गलत साबित होती हैं और सारा का सारा बोझ सिर्फ अवाम के ऊपर आता है। मुझसे पहले जितने भी हमारे पैनल में लोग मौजूद थे उन सब ने यही बात की कि कहीं पर हमें किसी एक हुकूमती वज़रा की जानिब से दिखाई दिया हो कि उसने अपने खर्चे कम किए हों, या फिर हुकूमत ने कहा हो कि भाई हम आपकी सैलरीज के ऊपर कट लगा रहे हैं, हम आपके पेट्रोल के ऊपर कट लगा रहे हैं, आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उनके ऊपर कट लगा रहे हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, गवर्नर्स हैं, हम उनके ऊपर कट लगा रहे हैं। वो कहीं पर हमें नज़र नहीं आया। और यहाँ पर कहीं ना थोड़ा सा कसूर आकाशा अवाम का भी है कि कल आप देखें कि अभी 12 बजे के बाद ऐलान हुआ कि आप जो है पेट्रोल की कीमतें उसकी उस रेट पे मिलेंगी, लेकिन पहले से अवाम ने 2-3 घंटे हम पहले देख रहे थे कि अवाम के अंदर इतना क्योस फैल चुका था कि कहीं पेट्रोल ख़त्म ही ना हो जाए आपके मुल्क से तो जल्दी से भरवा लो। भाई ख़त्म होगा तो हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होगी, नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ना कीमतें बढ़ने के खौफ से कि अवाम इतनी शदीद मुतासिर हो चुके हैं पहले महंगाई से कि अब इनको थोड़ी सी भनक भी पड़ती है कि अगर रेट किसी चीज का बढ़ रहा है तो कोशिश होती है कि वो पहले से खरीद ली जाए। आपकी पेट्रोल की टंकी ना ज्यादा अगर गाड़ी की हम बात करें तो 4 से 5 दिन भी नहीं चलेगी, ठीक है। एक बाइक वाला जो है वो आप उसको नहीं पता कि उसकी पूरे दिन की मजदूरी क्या है, वो कहाँ कहाँ जाता है। और दूसरी बात ये देखें ना कि एक जो अमीर है उसके लिए तो शायद इस पेट्रोल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जो राइडर है, बाइक वाला है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी वही पेट्रोल की जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप देखें अभी नहीं हुआ, देखिए होना चाहिए ना, देखिए आप कोविड में कर लेते, नहीं हुआ, उसके ऊपर कल रद्द-ए-अमल भी आ गए थे तलीमी, अभी वो कह रहे अभी होंगे, लेकिन अभी तो देखिए अभी वो कुछ जो थ्रेट्स की वजह से चीजें हो रही हैं वो अलग सेपरेट चीजें हैं, लेकिन जहाँ पे मसला ये है ना कि अवाम के लिए आप क्या करें। अवाम को हर रमजान और मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है, लोग आकाशा इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो सिर्फ पानी से रोजा खोलते हैं। आप चाहते हैं कि वो पानी भी ना दो, घूंट जो उनको साफ मिलता है आप वो भी ना उनको मिले, वो भी छीन लिया जाए। जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है, मिडिल पूरा ईस्ट आप देख लें, वहां पर किसी चीज की अभी तक शॉर्टेज नहीं हुई। अब नाए हुर्मुज़ उस तरह से अभी पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ, आपको बलूचिस्तान के रास्ते से तेल आ रहा है, ईरानी तेल मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट होता है मतलब कि खतरे के डर से कि आप उससे पहले ही आपने 55 रुपए बढ़ा दिया, मतलब कि आपने डायरेक्ट 55, मैंने एक कल पोस्ट की थी कि शायद 25 से 50 रुपए का इम्कान है, तो बाद में लोगों ने मुझे उसी के ऊपर जो है जवाब दिया, मैडम आपके तो तवक्कुआत से भी ज्यादा हुकूमत गई है, 55 रुपए इजाफा कर दिया। तो मतलब अवाम कहाँ जाए, अवाम को भी कोई रास्ता देना। दूसरा फिर ट्रांसपोर्ट देखिए, जब अच्छा दूसरी एक बात ये कि अब आपने बढ़ा दिया, चले आप कहते हैं कि इसके साथ कम हो, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का किराया बढ़ेगा वो आप कम कर पाएंगे? जो इन्फ्लेशन, आटे का रेट ऊपर जाएगा आप वो कम करेंगे? आटा, घी, दाल, चावल जो आम आदमी मांगता है, जो उसकी जरूरत है, वो आप कम करेंगे? देखिए एक दफा पाकिस्तान में जो रेट है वो ऊपर चले जाएं, आप जितना मर्जी उसके ऊपर जोर लगा लें, फिर वो कीमतें जो है वो कम नहीं होती। यही चीज पाकिस्तान अल्टीमेटली फेस कर रहा है और गरीब अवाम दिन ब दिन दस्ती चली जा रही है, और जो अशरफिया है उसके मजे खत्म होने का नाम नहीं लेते किसी भी सूरत में। उनके ऊपर वो चीज, एक आम आदमी जो है वो जाए तो जाए कहाँ।
आपने 25 से 50 रुपए की बात की है किरण, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत तो 55 पे चली गई। और मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं उनका दिल दुखाऊं, लेकिन अज़मा बुखारी कह रही हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तखमीने से कम इजाफा किया है। मतलब अगर 55 रुपए का इजाफा है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम किया है, बहुत ही सोच समझ के किया गया है। बात होगी इस पर नाज़रीन। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमने देखा कि हमारे मासूम अवाम, हमारे भोले अवाम, उनको बताया गया कि आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। हमारे जितने भी वज़रा हैं, यानी हुकूमती वज़रा, वो आपके साथ हैं। सो आपको परेशान नहीं होना। अगर जंग हो रही है, पड़ोसी मुल्क में अगर जंग छिड़ी गई है तो आपने परेशान नहीं होना। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे ईरान में सब कुछ स्टेबल है। अवाम जो है उनको सिर्फ जंग की फिक्र है। उनको ये है कि हमने जो हमारी जो क़यादत है, उनकी जो शहादतें हुई हैं, हमने उसका बदला लेना है। लेकिन हमें यहाँ पे अब ये टेंशन शुरू हो गई है, हमारे अवाम को ये टेंशन शुरू हो गई कि खाना कैसे है, पीना कैसे है, रमज़ान कैसे गुजारना है, इफ्तार कैसे करना है, ईद की तैयारी कैसे करनी है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमें ये कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि हमारे पास 28 दिन के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ ही फिर हम देखते हैं कि 8 रुपये पहले इजाफा किया जाता है पेट्रोल का। उसके बाद हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में 55 रुपए का इजाफा जो है वो हमारे सामने आया। फिर हमें यह भी बताया जाता है कि ये हर हफ्ते कीमतें जो हैं इनमें इजाफा होगा। लेकिन उसके साथ पहले ही कहा जाता है कि सऊदीया के साथ कोई बातचीत जो है वो चल रही है, जो हालात जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। सो मत घबराइएगा। अब चलें, आपको फिर एक और ख़बर भी देते चलते हैं कि 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। रूसी मीडिया का एक दावा जो है वो भी हमारे सामने आया है। डेफिनेटली कोई बात हुई होगी तभी ये दावा जो है हमारे सामने आया है। सो किस तरीके से सगीर चौधरी साहब ट्रस्ट किया जा सकता है? देखें आकाशा, आपने जो ख़बर दी है रूसी तेल के हवाले से, अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, आवाम के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन मेरा तज्जिया जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है कि अगर रूस पाकिस्तान को ये तेल देगा तो साथ ये शराइत भी आयद करेगा कि आपने महंगा नहीं बेचना। बिल्कुल ठीक है। और इनके तो मज़े लग जाएंगे अगर 7 लाख से ज़ायद बैरल का तेल आपके पास आ रहा है उसी कीमत में, तो आप 55 रुपये और इजाफा कर देंगे। ये तो गलत बात है ना कि अगर कोई मुल्क आपकी, ये मदद होती है बेसिकली कि आपकी, जिससे आपके ताल्लुक अच्छे हैं, इस क्राइसिस के उस सिचुएशन में अगर वो मुल्क आपकी मदद कर रहा है एनर्जी की सूरत में, तो आपको एनर्जी को ना सिर्फ सेव करना है बल्कि अपने आवाम तक उसको बिल्कुल उसी कीमत में पहुंचाना है जिसमें उसकी पहुंच है। तो इसलिए मुझे लगता यूँ है कि वो रूस का जो तेल है वो उसमें भी ये मौजे करने वाले हैं। और सऊदीया ने भी कहा हुआ है तेल का कि हम आपको मुतबादल ज़राए से तेल देंगे। जब ये सऊदीया ने पहले अश्योर कर दिया था कि मुतबादल रूट से आपको तेल पहुंचेगा, आराम को नहीं ऐलान किया हुआ है, बाज़ाब्ता रिपोर्टेड है, तो मुझे ये बताएं कि जब आपको ये पता है कि हमारे पास राशनिंग भी है, तेल फिर भी हमारे पास आ जाना है, ईरान साथ है, जिस तरह सारा जी ने कहा कि वो हम तो स्मगल भी बहुत कर लेते हैं तेल, वो पंजाब तक भी पहुंचता है, हर तहसील तक पहुंच रहा है। वो सही दुरुस्त कह रही हैं कि वो उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा मिकदार में वो तेल जो है वो स्मगल होता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, कभी ख़त्म नहीं होगा तेल। तो फिर ये 55 रुपए की लॉजिक बढ़ाने की समझ से बाहर है। ये फार्मूला किसने दिया है इनको? ये ज़रा हमें फार्मूला थोड़ा सा समझना होगा कि 55 रुपए का ये फार्मूला कहाँ से आया। भाई देखें, आलमी मार्केट में फ़ी बैरल तेल जो है वो डॉलर के हिसाब से बढ़ता है, तो आप उस पर फार्मूला लगाते हैं। लेवीज़ का रेट बढ़ जाता है, लेवी बढ़ जाती है, तो आप उसमें फार्मूला लगाते हैं। ये तो आपके पास स्टोरेज है, आपका अपना एक पुरानी कीमत पे शिपमेंट आई है, उसमें आपने तेल ख़रीदा हुआ है, तो उस पर आपने बैठे बिठाए 55 रुपए का फार्मूला किस तरह किया? ये फार्मूला नहीं है, ये वारदात है। ये एक बड़ी बारीक वारदात है और ये आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा जुल्म है अवाम के साथ कि आपने मैंडेट लिया। इसका मतलब है कि आपको जो लोग कहते हैं कि आप मैंडेट चोर हैं, तो आपने प्रूव कर दिया कि आप वाकई ही मैंडेट चोर हैं और आप अवाम के मैंडेट पे डाका डालते हैं और उनको इत्मीनान में नहीं लेते। चले सगीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, सायरा जी आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। हुकूमत इस वक्त अपनी है, मतलब हुकूमत तो अपनी
में है, लेकिन अवाम जो है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्यारे हैं, वो एक दूसरे से उलझ रहे हैं। गैलन में पेट्रोल देने से इनकार पर शहरी ने फायरिंग किया और फिर हम देखते हैं कि फायरिंग से जो मुलाजिम था वो हलाक हो गया है। समझते हैं कि हुकूमत की कीमतों में इजाफे और बहरान की वजह से जो है वो अवाम जो है वो गुस्सा अपना दिखाकर जाहिर कर रहे हैं। क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप अवामी गुस्सा कह रही थी, सबने हम लोगों को नफ्सियाती मरीज बना दिया जी। हर घर में सिर्फ ये नहीं, अगर आप उससे पहले आप देखें तो बिजली के बिलों पे भाई भाई ने एक दूसरे को कत्ल किया हुआ है। ये बिजली का बिल ज्यादा आ गया। यहाँ पर जो एक हमारा एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था वो तबाह बर्बाद हो गया कि अब वहां पर वो कहते हैं कि झगड़े और ये तमाम चीजें हो गई हैं। तो ये हुकूमत, जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि यह वारदात थी और उससे पहले कहा कि मशवरे कौन देता है, ये वही मशवरे देता है जो उनको जहाज लेने का मशवरे देता है कि आप ये जहाज ले लें, एक पर एक फ्री मिल रहा है। यही मशवरे देते हैं कि ये फीकी अब्दू का पाकिस्तान बना दिया इन्होंने जी। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि एक खातून जो मुसलसल झूठ पर झूठ बोलती आ रही है और कल वो आके उन्होंने तमाम वो कहते हैं कि मीडिया सहाफी सबकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला पेट्रोल लेवी के ऊपर। तो उनको ये नहीं पता कि कोई चेक कर लेगा, मगर ये कि जब झूठ की आदत पड़ गई हो और आपको पता हो कि आपकी कुर्सी कहीं नहीं जानी, आप आवाम को जवाब देनी है, अगली दफा फिर आप फॉर्म 47 का सहारा लेकर आने की कोशिश करेंगे। इसमें जो आपके सहाफियों का किरदार है, मैं अभी कल पढ़ी थी, एक कोई सीमा साहब है, उन्होंने जी कहा कि जमहूरियत के नुकसान यही होते हैं। उन्होंने साथ ट्रंप की मिसाल दे दी, एक दो मुल्कों की और मिसाल दे दी और कोई और दूसरा तरीका ढूंढे। अरे दूसरा तरीका तो ढूंढ लिया आप लोग, तो पहले ही सबसे आगे हो। आपने फॉर्म 47 का तरीका ढूंढा, आपके पास एक डिसिप्लिन माशाल्लाह लगा हुआ है। और मुस्लिम उम्मा की तो बात ही ना करे ना, वहाँ पर तो बादशाही निजाम है, वहाँ पर तो जमहूरियत उनको पसंद ही नहीं है कि कोई जमहूरियत या अवामी राय हो। तो बस ये यही है आवाम के अंदर गमो गुस्सा। फिर अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि आवाम निकलती क्यों नहीं है। भाई आपने आवाम को इसमें निकलने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। अगर आप अपने ये आइन की जो किताब है जिसकी तशरीह अतातारक ने की थी उसको उठाकर देख लो तो कोई फंडामेंटल राइट्स हमारे है ही नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर है, अब इनके हाथ खुल गए हैं गोली मारने पे कि 30 बंदे मार दो, कोई ना आवाज उठी ना कुछ हुआ। कहीं भी पकड़ के आप मार दें, आप सीसीडी के हवाले कर दें, आप उसके हवाले कर दें। लोग अगर निकलेंगे तो पीछे खानदान है। आप कह रहे थे कि अब वो किरण कह रही थी पेट्रोल भरवाने चले गए। यहाँ पर एक दिन की तनख्वाह कट जाती है तो वो एटलीस्ट भागते भागते पेट्रोल भरवाने चले गए थे कि एक दिन की तनख्वाह न कटे। अवाम को तो आपने यहाँ के माफिया के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। कराची के सेठों के आगे यहाँ पर आपने फेंका हुआ है, जिनको आप सब्सिडी भी देते हैं और जिनको अपने बाप का माल समझ के ब्लू पासपोर्ट भी देने की बात कर रहे हैं, जिनके वो क्या कहते हैं कि बिजली के उसमें उन्होंने 4% लास्ट टाइम जो शहबाज शरीफ साहब ने ये किया था। तो हमारा कोई पुरखाने हाल है नहीं, हम एक हजूम है, हजूम ही रहेंगे। किसी ने कौम बनाने की कोशिश भी नहीं की। और वैसे भी आपने देखा होगा ईरानी कौम है, बांग्लादेशी कौम है, श्रीलंकन कौम है, नेपाली कौम है, तो हमारा तो हर 5 मील के फासले पर से रहना और जुबान ही बदल जाती है। हमारे यहाँ सिंधी है, बलोची है, पठान है, पंजाबी है, सराइकी है, बरावी है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। ये हकीकत है, इसको तस्लीम कर ले, इसको सामने रखते हुए तो फार्मूला तय करें कि इन सारे सजूम को लेकर चलना कैसे है कि जो यहाँ पर वो, और लोगों को भी सोचना चाहिए। लेकिन अभी ये कि इन्होंने जो मलामत और कालक अपने मुंह पे मली है ना, एक उससे पहले ट्रंप को नोबेल इनाम वाली, उसके बाद जो उनकी वहां पर खड़े होके तारीफें करने वाली, और अभी जो इस मुश्किल वक्त में अभी ईरान का जिक्र कर रही थी, अभी एक वीडियो आई थी कि उसमें वहां पर एक बंदा आलू लेकर जा रहे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो खरीदने की इस्तात नहीं रखता उसके लिए फ्री है। और यहाँ पर आप चले जाए, यहाँ पर फ्रूट नहीं कोई ले सकता। हुकूमत तो कहीं है ही नहीं ना। ये तो 16 मुसल्लत किया हुआ है, बहुत महंगा कर दिया आपने। कमा के कौन दे रहा है मुझे, कमा के कौन दे रहा है। अभी परसों की बात है, कहीं बैठे हुए थे तो जरदारी साहब के लिए एक लफ्ज बोलते हैं, मतलब मैं कभी ऐसे, मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी के ऊपर ऐसे इस तरह के अल्फाज बोले जाएं। किसी ने कहा 10%, तो किसी ने हंस से बोला कि वो सच्ची मुच्ची वापस उसी पर आ गए हैं, क्योंकि 90 तो वो ले जाते हैं बिग बॉस, जिन्होंने हिंद और बलूचिस्तान जी जी, सही कहा आपने सायरा जी।
बकौल इस हुकूमत के कि जो अवाम इनको लेकर आए हैं उसी अवाम के साथ किरण इस तरह का सलूक किया जा रहा है, उसी अवाम के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से पाकिस्तान ये कहता है कि खित्ते का सबसे महंगा मुल्क जो है वो इस वक्त बन चुका है। हम देखते हैं कि वैसे तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो सेट करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक में क्या हो रहा है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की मईशत कैसी है, लेकिन उसके साथ इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते का सबसे महंगा मुल्क बन चुका है। क्या समझती है कि ये हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का एक सबूत जो है वो पेश किया जा रहा है? सबूत कैसे, बल्कि अमली इकदामात किए जा रहे हैं और जो हसब के सामने है उसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। रात के बाद ये सब लोगों को हर ज़ुबान में ज़िद आम बात है कि हुकूमत एकदम से 55 रुपये कैसे बढ़ा सकती है, ये तो अवाम दुश्मन ही कर सकती है ना। आपने पहले क्लिप्स भी चलाए, उसमें बताया भी है, कल से वो बहुत सारे लोग जो हमेशा से अपनी चुप साध के बैठे थे, कल से वो भी बोल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि आपने किस बिहाफ पे मतलब इतना रेट बढ़ाया है। तो ज़ाहिर सी बात है अवाम दुश्मन, लेकिन हमारी अवाम सायरा बानो साहबा कह रही हैं कि वो भी अपने जो चीज़ें हैं ना, हम इतनी हमें उस हमारे अंदर सकत ही नहीं छोड़ेगी कि हम अपने हकूक़ के लिए उठ के बोल सकें। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी लीडर के पीछे तो उठ जाते हैं, अपने हकूक़ अपने राइट्स, अब ये हमारे हकूक़ की बात आ गई है। बेसिक राइट से एक लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जीना हर शहरी का हक है, मेरा आपका हर किसी का। तो वो जो बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे, लेकिन हम उसके ऊपर भी खामोशी साथ के बैठे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खा लें, किसी तरीके से मेरी सैलरी आज की ना कट जाए, मैं ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊं, मुझे ऑफिस से निकाल ना दिया जाए, मेरी आवाज़ बंद ना कर दी जाए। तो हर इंसान जहाँ पर इतना डरा सहमा हुआ है कि वो अपने राइट की जो बात है वो कर ही नहीं पाता, और जो करता है उसके बाद जो उसका अंजाम होता है वो भी हम सबके सामने है। तो मतलब मसाइल बहुत सारे हैं, सोल्यूशन कहीं नहीं है, हल कहीं नहीं है। जिस मुल्क की जंग है वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि हमेशा जो एक कौम बनती है ना वो लोगों से बनती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कोई ना कोई उनकी चीज़ होती है। ना हम खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना हमें वैसे लोग मिल रहे हैं, ना हमारे लीडर इतने जो हैं कि वो ये चीज़ें बेहतर करने की तरफ जाएं, बल्कि वो बस हर चीज़ में ये सोचते हैं किस तरीके से अवाम के ऊपर टैक्सेस की सूरत में बोझ डाला जाए। मतलब बिजली महंगी होती है तो आम सार्फिन के ऊपर उसका बोझ आता है, पेट्रोल महंगा होता है तो वो उस चीज़ के ऊपर आता है, शुगर माफिया को हमने शुगर मिल्स को सिर्फ अवाम ने पिसना है। हाँ। इसके ऊपर हमारी अशरफिया के कुछ असर नहीं होना। मैं आप जहाँ पे प्रोग्राम करके रो पिट के चले जाएंगे, 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल जाएंगी, लेकिन हुकूमत ने वही करना है जो उसने ठानी हुई है, क्योंकि उसको पता है उसके पूछने वाला कोई नहीं है उसको। किरण आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली इमरान साहब, मसाइल बहुत है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके हल भी जो है वो मौजूद ही नहीं है, और कहा जाए कि तमाम सिर्फ मसाइल ही हैं और उनके हल नहीं है तो ये भी कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। सर हुक्म सादिर कर दिया जाता है हुकूमत की जानिब से और अवाम को कहा जाता है कि बस यही करना है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये मसला है तो इसका कोई हल मौजूद नहीं है। डॉक्टर अली इमरान साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हमसाया मुमालिक पर हमले ना करने का ऐलान भी किया है, और जो हमले किए गए हैं, मतलब जो अमरीकी अड्डे थे वहाँ पर उन पे जो हमले किए गए उससे भी उन्होंने माजरत की है उन मुमालिक से। क्या ये ईरान की जिम्मेदाराना पॉलिसी है जो खिते में कशीदगी कम करने की एक कोशिश जो है वो जाहिर हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है जो ईरानी प्रेसिडेंट है उनका, ये जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी हैं, क्योंकि पहले ही पूरा GCC जो है, जो अरब ममालिक हैं, वो उनसे बड़े खौफजदा थे। अब जो हमले वहाँ पर हुए, बेसिस पर हुए या अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर हुए या वहाँ पर जहाँ से CIA ऑपरेट कर रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम हमले उस जगह पर जरूर करेंगे जो अमेरिकन बेसिस हैं, लेकिन हम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो अवामी जगह हैं या शहरी इलाके, उन पर नहीं होगा। ये तो कल उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया। मैं ये समझता हूँ कि ईरान की जो पॉलिसीज टूवर्ड्स GCC ममालिक थी वो शुरू से कोई इतनी अग्रेसिव नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि ये ममालिक खुद बहुत ज्यादा स्केर्ड थे ईरान से। देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो अरब हुकूमतें हैं ये इल्लीगल हुकूमतें हैं, गैर कानूनी हुकूमतें हैं। ना तो ये जमहूरी कोई इसमें अमल है, ना ये अवाम के वोट्स लेकर आए। ये तो किंगडम्स हैं, बादशाहते हैं, और वहां पर अमेरिकन बेसिस बनाने की 2 बड़ी वजूहत हैं जी। एक तो उन्होंने अपनी अवाम को डराने के लिए बनाया कि ताकि अवाम
कभी भी किसी भी जमहूरी अमल के लिए अपनी आवाज़ ना उठाएं। अगर उठाएं तो अमेरिका की शक्ल में हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी ताकत और कुव्वत हो जो जोर से हमारी आवाम को ही कुचल दे। और दूसरा जो फैक्टर था वो ईरानी फैक्टर था कि ईरान कभी भी हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम सऊदी अरब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी फौजों को यहाँ रखेंगे और वहाँ पर जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम होगा वो हमें बचाएगा। लेकिन अल्लाह की करनी, कुदरत खुदा की, कि जब उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो आपने देखा कि ईरान ने कितना इंटेलिजेंटली तमाम इस सिस्टम को ऑपरेट किया और उन्होंने एक एक करके तमाम जीसीसी ममालिक के अंदर जितने भी अमेरिकन बेसिस थी और वहाँ पर जितना दफाई निज़ाम था उसको नकारा किया। और आज भी आप देख लें कि ईरान बड़े स्मार्टली चीजों को लेकर चल रहा है। उसने एक दफा भी ये चीज सर साबित नहीं होने दी कि वो तनहा खड़ा है। स्टार्ट में हमने देखा कि वो तनहा था, कुछ ममालिक उसके साथ तो हैं लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, सारा बाजी और किरण खान, सगीर चौधरी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।